Hello everyone, myself आकांक्षा त्रिपाठी from श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मैं आज आपको बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आखिरकार है क्या, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिरकार वेव पार्टिकल ड्यूलिटी होती क्या है। तो आप लोगों को पता है कि कुछ जैसे कि लाइट होती है तो लाइट की कुछ फिनोमिनन्स होती हैं, जैसे कि आपकी इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, और इसी टाइप से आपका डिफ्रैक्शन, पॉलराइजेशन। जो लाइट की कुछ सच यानी सच फिनोमेना जो होती हैं जिनकी हम एक्सप्लेन करने के लिए बात करें तो किसके बेस पर ये एक्सप्लेन की जाती है, ये सब एक्सप्लेन की जाती हैं आपकी वेव थ्योरी के बेस पर। मतलब कि इनको हम एक्सप्लेन करना होता है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पॉलराइजेशन को, तो हमें वेव थ्योरी की आवश्यकता होती है। लेकिन लाइट की कुछ फिनोमेना ऐसी भी होती हैं जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव थ्योरी जो होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? फोटोन थ्योरी की। फोटोन थ्योरी की आवश्यकता होती है, फोटोन थ्योरी। अब क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो आपका, जैसे हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल कर रही थी? फोटोन के फॉर्म में। तो इसमें माना जाता है कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट के रूप में होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो भी लाइट जो होती है उसकी सभी प्रकार की जो फिनोमेना होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? आपकी वेव थ्योरी की भी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ आपकी फोटोन थ्योरी की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका लाइट जो होती है, लाइट जो होती है वो किस टाइप का नेचर रखती है? डुअल नेचर, डुअल नेचर रखती है। डुअल नेचर में मतलब द्वैती प्रकृति। कौन कौन सी? एक वेव नेचर और दूसरा फोटोन नेचर। दूसरा कौन सा होता है आपका? फोटोन नेचर। फोटोन नेचर को ही हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल नेचर। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लाइट कैसी होती है? डुअल नेचर रखती है। एक हो गया आपका वेव नेचर रखती है, दूसरा होता है फोटोन नेचर रखती है। और ये भी कह सकते हैं कि लाइट को ये जो फिनोमेना होती हैं यानी सभी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों थ्योरी यानी वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत और आपका क्या होता है? फोटोन सिद्धांत, दोनों की ही आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की ओर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो इसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन जिसे कहें ये समझ लें। तो इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के लिए बात की जाए तो क्या होगा कि इन्होंने डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि आपका जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी द अमाउंट ऑफ पार्टिकल, यानी जो आपका पार्टिकल है उसका अमाउंट, किसका? द अमाउंट ऑफ पार्टिकल लीनियर मोमेंटम, यानी जो पार्टिकल है पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का अमाउंट क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ दैट पार्टिकल। मतलब कि इन्होंने ये बोला था कि जो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके? वेव की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हम और एक्सप्लेन जब एक्सप्लेन करें इसी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, तो 1924 में आपका 1924 में आपके जो साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली। इन्होंने क्या एज्यूम किया कि हमारा जो पार्टिकल होता है यानी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, यानी एक जो कण हो गया यानी पार्टिकल हो गया जो क्या कर रहा है? गति कर रहा है,
उसके साथ एक क्या होती है, वेव यानी कि तरंग क्या रहती है, एसोसिएट रहती है। मान लो कि आपका एक कण जो हो गया, कण यहाँ से एक गति करते हुए, मोशन करते हुए जा रहा है यहाँ से, तो इस पार्टिकल के साथ ही एक क्या रहेगी, वेव एसोसिएट यानी जुड़ी हुई रहेगी। अब जो पार्टिकल के साथ, ये जो आपका पार्टिकल है इसके साथ जो वेव एसोसिएट रहेगी, वेव की क्या होगी, वेवलेंथ होगी। वेव की वेवलेंथ होगी, पार्टिकल जो है, कण जो है गति कर रहा है, आपको पता है जो पार्टिकल यानी जो गतिशील वस्तु होती है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होता है उसका क्या होता है, एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो वेव जो होती है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ए जो होती है वो किसके, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी पी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि वेव की जो वेव लेंथ होती है वो पार्टिकल के मोमेंटम से डिटरमाइन होती है और पार्टिकल के मोमेंटम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, यही यहाँ पे थोड़ा सा उसकी थ्योरी यानी एक्सप्लेनेशन में बताया। अब हमें क्या करना है, इसी जो आपका ये जो मेन जो इक्वेशन है इसी को हम सॉल्व करेंगे। छोटी सी डेरिवेशन है, ज़्यादा इसको सॉल्व करने में मैं बहुत इजी फॉर्म में आपको बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिडक्शन डाल देंगे। डिडक्शन डालने के बाद आपका सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो एनर्जी होती है फोटोन की, किसकी, फोटोन की, E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ए वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन, हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू होती है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है कि फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन तो यहाँ हम लिख देंगे एनर्जी फ्रॉम कि वी नो दैट एनर्जी फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी हमें पता है, ये हमारा रिलेटिविटी जो चैप्टर है उस पर हमारी ये इक्वेशन सॉल्व होके निकलती है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये किसने दिया था, हमारा जो हमारे आइंस्टीन थे, उन्होंने इसको प्रूफ करके बताया था। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई, इनको क्या करा देंगे, हम कंपेयर करा देंगे। तो एच न्यू इक्वल टू क्या आ गया, एम सी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकाल लेनी है। m इक्वल टू क्या आ गया आपका, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। m इक्वल टू हमारे एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर आ गया, इसको दे दिया हमने क्या, इक्वेशन थर्ड दे दिया। इसको इक्वेशन थर्ड देने के बाद अब हमें पता है कि फोटोन, जो फोटोन होता है उसका संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या लिख देंगे वी नो दैट, यहाँ पर नोट कर लें, वी नो दैट मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू P इक्वल टू एम सी, ठीक है, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन ए आ गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए लिख दिया रिलेशन कि वी नो दैट मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, P इक्वल टू एम सी। आप लोगों को पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल वो P इक्वल टू एम भी यानी वेलोसिटी, चाहे उसको c के फॉर्म में लिख दिया या v के फॉर्म में लिख दी थी। अब हमारा यहाँ पे m की जो वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी, पहले इक्वेशन थर्ड में एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर निकली थी। इसको हम क्या करें, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे क्योंकि हमारी थर्ड तक इक्वेशन आ चुकी थी। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे m की वैल्यू को, तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी आपका कैंसिल हो जाएगा। P इक्वल टू क्या आ गया आपका, एच न्यू अपॉन सी। अब चूंकि आपको पता है रिलेशन में C इक्वल टू क्या होता है,
न्यू लैम्डा होता है। और यहाँ से हम निकाले, हमें यहाँ पे क्या चाहिए आपका न्यू अपॉन सी चाहिए, न्यू अपॉन सी चाहिए, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा आपका न्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो हम यहाँ रख दें P बराबर क्या निकल आएगा आपका H अपॉन लैम्डा, और लैम्डा बराबर हमारा क्या आ जाएगा H अपॉन P। एक जो हमारा रिलेशन था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसे बोला जाता है, इसको हम फाइनल इक्वेशन 5 दे सकते हैं। तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसी वाली इक्वेशन में जो आपका लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P निकल आया, इसी यानी आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो निकल आई इक्वेशन 5 में, इसमें हम क्या करें, 2 केसेस लगा दें, छोटी छोटी सी केसेस हैं। सबसे पहले स्पेशल केसेस डाल देंगे हेडिंग में, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस डालने के बाद फर्स्ट हमें क्या करना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमने हेडिंग डाली स्पेशल केस। स्पेशल केस डालने के बाद ये क्या थी, हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट में कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मतलब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन आपकी 5 निकली यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो निकली है, उसको हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालना है। आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2m v²। सिंपल सी कैलकुलेशन है। m का इसमें हम क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, यानी m² हो गया और v² हो गया, अपॉन में भी m आ गया। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला यानी m² v², यानी जो लिख रहा है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका K बराबर m² v² है, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो P² अपॉन 2m, यानी K बराबर हमारा क्या निकला, P² अपॉन 2m निकल आया। अब यहाँ से हम P की वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, 2mk। हमारी जो 5th इक्वेशन थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की क्या थी, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, तो वहाँ पर हम P की वैल्यू रख दें तो एक निकल आया। एक हमारा इस जो केस था, यानी एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल आई ना ये वैल्यू, इसको दे दी इक्वेशन 6। अब इसके बाद ये हमारा एक केस सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा डालेंगे, दूसरा क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि पहले वाले में हमने क्या किया था, आपका पहले वाले में हमने निकाली थी क्या, आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ। अब दूसरे में हम क्या निकालेंगे, इसी को टेम्परेचर के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में निकालेंगे। तो आपका जो एक मटेरियल पार्टिकल होता है, जैसे कि हम उसको एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रॉन ले लें, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप मान लिया कैपिटल T पर, किसमें, अब थर्मल आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी ऊष्मीय साम्यावस्था की अवस्था में है, ये मान लो न्यूट्रॉन जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या रहेगी, 3/2kT। अभी जो हमने आपका रिलेशन एक निकाला था, क्या निकाला था आपका, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट के अंदर क्या था, 2mk। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, k की वैल्यू यही वाली पुट कर दें, तो H अपॉन रूट के अंदर 2m 3/2kT, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट के अंदर क्या आ गया, 3mkt।
ए हमारी जो डेरिवेशन में प्रूफ हो गया है, सेकंड केस भी हमारा प्रूफ हो गया। इसको हम सेकंड केस या जो भी इक्वेशन डलनी थी वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मतलब जो भी आपकी कंटिन्यू में इक्वेशन नंबर आ रहे थे वो आप डाल के कर दो, या ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर 3m/kT। अब यहाँ पर देखो टी क्या है आपका जो टी है वही तो हमारा टेम्परेचर है, और हमें क्या करना था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को किसके फॉर्म में निकालना था, टेम्परेचर के फॉर्म में निकाला था। तो ये इस टाइप से जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बहुत इजी तरीके से और छोटे फॉर्म में, मतलब क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बहुत से लेक्चर में बहुत बड़े बड़े फॉर्म में इसको बताया जाता है, तो मैंने बहुत ईजिली फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करके कैलकुलेट करके बताया है। तो थैंक यू सो मच।